नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो से अपनी एक अलग श्रृंखला शुरू की, डिफरेंट टॉपिक्स जिस पर आमतौर पर टीचर्स डिस्कस नहीं करते हैं, उन सारे डिस्कशंस को हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि राजवंशों से हटकर जो बहुत महत्वपूर्ण विषय जिनसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सब का डिस्कशन यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। और उसी कोशिश में एक और नई चीज़ हम यहाँ लेकर आए हैं, और वो है भारत में मुद्रा प्रणाली। प्राचीन भारत में मुद्रा का जो आरंभिक स्वरूप है वो यहाँ पर डिस्कशन में होगा। और हम देखेंगे कि भारत में किस तरह से मुद्रा प्रणाली का विकास होता चला गया, किस किस तरह से विभिन्न धातुओं के सिक्के बनाए जाने लगे और किन शासकों का इसमें विशेष योगदान हमें देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं मुद्रा प्रणाली के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। राजवंश की जानकारी मिलती है, तिथियों की जानकारी मिल जाती है, उसके अलावा विजयों की जानकारी मिलती है, धार्मिक आस्थाओं की जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम सिक्कों के माध्यम से जान पाते हैं। तो इन सिक्कों और मुद्रा प्रणाली का जो ज्ञान है, इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है मुद्रा शास्त्र को। एक तो इसका आपको ध्यान रखना है, और एक और हिस्ट्री में जो टर्म हमसे पूछी जाती है, एक होता है मेट्रोलॉजी। ये क्या है? ये सिक्कों का जो भार है या उनकी जो शुद्धता का स्वरूप है या उनका जो मापतोल है, उसके संबंध में जो विस्तृत विश्लेषण होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और उनके भार और मापतोल, शुद्धता आदि के बारे में जो विश्लेषण है वो क्या कहलाता है? वो मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में जो सिक्के बनाए गए प्राचीन भारत में, उनमें 3 तरह की पद्धतियाँ इस्तेमाल में ली गई। सबसे पहले तो हम ये जानें कि किस तरह से वो सिक्के बनाए गए। तो आपको बताएं, एक तो कारशापण पद्धति। सबसे पहली जो पद्धति है वो कारशापण पद्धति है, दूसरी सांचे की पद्धति है, और तीसरी ठप्पा पद्धति है। थोड़ी सी जानकारी अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कारशापण पद्धति क्या है कि एक धातु को लिया और धातु की पतली चद्दर बनाई गई। पतली चद्दर मतलब धातु को पीट पीट के इस तरह से पतला सा बना दिया गया, और वहाँ से एक समान आकार लेने की कोशिश करते हुए उस पर छेनी से चिन्ह बनाते हुए सिक्कों का निर्माण किया गया। छेनी से विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनाते हुए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जैसे धातु को हालांकि लगभग बराबर पतला किया गया, परंतु कोई सिक्का थोड़ा सा भारी होता था, थोड़ा सा कम होता था, कोई ज़्यादा होता था। तो इस वजह से उन सिक्कों का जो आकार है वो डेफिनेट नहीं है। उन सिक्कों के आकार को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता था बराबरी लाने के लिए। तो वो एक समान आकार के सिक्के यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये सबसे प्राचीन पद्धति आप मान सकते हैं जहाँ पर इस तरह के सिक्के बनाए गए। धातु की पतली चादर करके और उसमें से कटिंग्स करके और छेनी के माध्यम से जो विशेष चिन्ह अंकित किए जाते थे, वो पद्धति कारशापण पद्धति के नाम से जानी जाती है। ठीक है। सेकंड, सांचे के माध्यम से सिक्कों का निर्माण किया जाना। सांचे के माध्यम से अर्थात कोई कठोर धातु के, मिट्टी के सांचे बनाए जाना, उसी के अंदर चिन्ह को अंतर्गत कर देना और धातु को पिघलाकर उसके अंदर सांचे में डाल देना, और इस तरह से सिक्के का निर्माण कर लेना। तो सांचे के माध्यम से सिक्के के निर्माण की एक पद्धति यह भी प्रचलन में रही। और तीसरी जो पद्धति है वो ठप्पा पद्धति रही। ठप्पा पद्धति क्या है कि धातु को एक विभिन्न आकार में, विशिष्ट आकार में ले जाकर, या उसे एक विशिष्ट आकार पहले दे दिया जाए और उसे गर्म किया जाए, और गर्म करने के बाद उस पर ठप्पा लगाया जाए। अर्थात उस पर इस तरह से
जिसे कहते हैं कि कठोर धातु के माध्यम से उस पर एक चिन्ह अंकित करने का प्रयास किया जाए, तो ये ठप्पा पद्धति भी भारत में मुद्रा निर्माण की या सिक्कों के ढालने की एक और विधि है, एक तरीका है। तो ये तीन तरीके हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कारशापण, सांचे और ठप्पे के माध्यम से भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में सिक्के बनाने की कोशिश की गई। अब इन सिक्कों के बारे में यदि हम थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि जो आरंभिक तौर पर सिक्के बनाए गए वो वास्तविक मुद्रा प्रणाली है। वास्तविक मुद्रा प्रणाली क्या होती है और सांकेतिक मुद्रा प्रणाली क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ से भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं कि उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वहाँ वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। देखिए, वास्तविक मुद्रा प्रणाली का मतलब होता है कि आपने जो मुद्रा जारी की उसे आप मुद्रा के रूप में चलाइए या फिर आप उसे तोड़कर भी चलाएंगे, उसे आप डैमेज करके भी चलाएंगे, तो उसका जो वेट होगा वो उसका मूल्य दोनों बार सेम होगा, मुद्रा के रूप में भी और उसको नष्ट करने के बाद भी, उस धातु को तोड़कर भी अगर आप बेचेंगे तो उसका जो रेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये तो वास्तविक मुद्रा प्रणाली है, या यूँ कहिए कि वास्तविक मुद्रा का स्वरूप है, जिसमें आप मुद्रा का जो मूल्य है और उस धातु का जो मूल्य है वो समान है। तो ये प्राचीन भारत में मुख्य रूप से यही चलती थी। तो इसलिए विशेष प्रकार के जैसे चिन्ह अंकित नहीं कर पाते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धातु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य समान है। सांकेतिक मुद्रा प्रणाली क्या होती है, इसका अभिप्राय ये होता है कि आप किसी एक कम मूल्य की धातु को अधिक मूल्य पर निश्चित करते हैं, या ये कहिए कि आप कागज़ की मुद्रा का प्रचलन करते हैं। अब आज की तारीख में हम देखें कि कागज़ की मुद्रा भारत में प्रचलित है। 2000 रुपये का एक नोट है आपके पास, और उस 2000 रुपये के नोट को हम मार्केट में लेके जाते हैं तो सहर्ष हर व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है और हमें 2000 रुपये की सामग्री दे देता है, क्योंकि इस 2000 रुपये के कागज़ के नोट के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, RBI गवर्नर की गारंटी होती है। उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ। इसका मतलब ये क्या है कि आपने उस कागज़ की मुद्रा को सांकेतिक रूप से बना दिया है। आपने 2000 रुपये के गोल्ड के बदले, RBI ने 2000 रुपये के गोल्ड के बदले आपको 2000 रुपये का वो कागज़ पकड़ा दिया और उसकी कीमत 2000 रुपये तय कर दी गई, और जब आप चाहें उसे गोल्ड के रूप में चेंज करवा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सांकेतिक मुद्रा प्रणाली होती है। तो इनमें अंतर हम समझ लें, बहुत आसानी से ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए ताकि हमारे आगे के जो कंसेप्ट हों उसमें परेशानी नहीं आए। चलिए अब शुरू करते हैं भारत में मुद्रा प्रणाली के आरंभिक स्वरूप को, और उस आरंभिक स्वरूप में हमें बात करनी है कि भारत के प्रारंभिक सिक्के जो हैं वो आहत मुद्रा या पंचमार्क के नाम से जाने जाते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, और बहुत शुद्ध हिंदी में हम इसकी बात करें तो आहत माने होता है चोट पहुंचाना। इसका मतलब ऐसे सिक्के जिन्हें चोट पहुंचाकर बनाया गया या उन पर पंच से मार्क किया गया, पंच से निशान बनाया गया। अब इन आहत सिक्कों और पंचमार्क सिक्कों का नामकरण अगर हम देखें तो पंचमार्क सिक्का सबसे पहले नामकरण 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने किया। हालांकि कनिंघम का भी बाद में बड़ा योगदान रहा है मुद्रा प्रणाली के बारे में विस्तार देने के लिए, परंतु जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पंचमार्क सिक्के का नामकरण कर दिया, और इसी का नामकरण हिंदी में किया वासुदेव शरण अग्रवाल ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने बाद में, काफ़ी बाद में इसका नाम आहत सिक्के रख दिया। तो ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। अब इन आहत सिक्कों को जारी किसने किया, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनको जारी करने का श्रेय व्यापारिक श्रेणियों को जाता है। व्यापारिक श्रेणियाँ क्या होती हैं, गुप्त काल में आमतौर पर लोग पढ़ते हैं, गुप्त काल में बड़ा डिस्कशन होता है इसके बारे में।
श्रेणी क्या होती है? किसी निश्चित प्रकार के व्यवसाय से संबंधित लोगों का जो समूह होता है उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे मटके बनाने वाले कुम्हारों की श्रेणी, सोने का काम करने वाले सुनारों की श्रेणी, तो उनका जो समूह है उसको श्रेणी कहा जाता है। तो व्यापारिक श्रेणियाँ, और कई तरह की श्रेणियाँ भी मिलती हैं, अलग तरह की, पूरे नगर की भी श्रेणी मिलती है। तो व्यापारिक श्रेणियाँ जो समूहबद्ध प्रक्रिया में व्यापार किया करते थे, वो श्रेणियाँ जो थी उनके द्वारा ये आहत सिक्के शुरू में चलाए गए ताकि व्यापार के लिए उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। एक मेजरमेंट के सिक्के तय हो गए कि इतनी चीज़ के बदले ये सिक्का, तो इस तरह से। इससे पहले अगर हम बात करें कि ये इनकी शुरुआत का समय हम क्या मान लेंगे, तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ से भारत में सिक्के प्राप्त होते हैं? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वो स्टार्टिंग टाइम माना जाता है जहाँ से आपको ये सिक्के आहत मुद्राएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। और इससे पहले के जो काल है, इससे पहले का काल कौन सा था? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में भी कुछ संभावना लगती है कि शायद मुद्रा प्रणाली रही हो, परंतु स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जैसा कि हम पहले अपनी डिस्कशन में लेकर जा चुके हैं कि निष्क नाम का एक गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण होता था और वो वस्तु विनिमय के स्थान पर निष्क का इस्तेमाल किया जाता था, गाय और निष्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि निष्क उस समय से प्रचलित सोने का सिक्का था, परंतु इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन हमें नहीं मिलती है। इसलिए हम यही मानेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही आहत सिक्कों की शुरुआत हो गई। अब एक और प्रश्न बनता है कि ये सिक्के किस धातु के बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से चांदी के और आंशिक रूप से तांबे के, क्योंकि ज़्यादातर जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? चांदी के मिले हैं। और थोड़े से तांबे के, और जो चांदी वाले हैं उसमें भी तांबे की न्यून मात्रा स्वीकार की जाती है। तो हम इसका आंसर चांदी ही मानेंगे। और जैसे हम कई बार बोलते हैं तेरी तो चांदी हो गई, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया चांदी से ही शुरू हुआ है मामला। पहली धातु जो मनुष्य ने उपयोग की वो तांबा, और पहली मुद्रा जो प्रचलित की वो चांदी भारतीय उपमहाद्वीप में। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है कि इनमें जो आहत सिक्के थे इन पर क्या चित्रांकित था? क्या इन पर कुछ लिखा हुआ था, कोई चिन्ह अंकित थे? तो आपको बताएं यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह अंकित मिलते हैं। सूर्य है, चंद्र है, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, बहुत प्रकार के, मेंढक हैं, कुत्ता है, बहुत सारे हैं, और मनुष्य तक का भी अंकन इन पर दिखाई देता है। आहत मुद्राओं पर हमें ये सारे अंकन दिखाई देते हैं। इसके अलावा चक्र है, उसका भी, जिसे कुछ लोग धर्म चक्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध का दौर है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अंकित दिखाई दे जाएंगी। तो ये शुरुआत है भारतीय मुद्रा प्रणाली की। और अगर हम ये कहें कि ये सिक्के हमको मुख्य रूप से कहाँ से मिलते हैं, आहत सिक्कों की प्राप्ति का जो मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा मिला है, तो वो सांची है, जैसे इसी के अलावा नालंदा है, सांची है, नालंदा है, और इसके अलावा काशी। ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से आपको इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सांची, नालंदा और काशी आहत सिक्कों के, प्रारंभिक आहत सिक्कों की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। और आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि ये मुद्रा प्रणाली जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, वहाँ मौर्य काल में जाकर इस पर पूरी तरह से राजकीय नियंत्रण स्थापित होगा। मौर्य काल से पहले आप ये स्वीकार नहीं कर सकते, मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य जो है वहाँ पर ये पूरी तरह से राजकीय नियंत्रण में आ जाएगा, जहाँ पर टकसाल जैसी जो संस्थाएं हैं जो मुद्रा को निर्गत करती हैं, बनाती हैं, निकालती हैं, तो वहाँ पर राजकीय नियंत्रण की स्थिति जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो मौर्य काल राजकीय नियंत्रण का काल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आरंभिक डिस्कशन हो गया किसके बारे में? आहत सिक्कों के बारे में। इन आहत सिक्कों को कुछ और नाम से भी जाना जाता है और वो आपको ध्यान रखना है। कारशापण, पण कह देते हैं, पण को राजकीय मुद्रा स्वीकार किया गया मौर्य काल की। कारशापण है, शतमान है, पुराण है, ये विभिन्न नाम मिलते हैं। इन सिक्कों के विभिन्न नाम हमें प्राप्त होते हैं और आपको बताया हमने कौन कौन से नाम हैं। कारशापण है, पण है, पुराण है ना, शतमान है, धरण है, ये नाम सारे आपको ध्यान रखने हैं।
जिनको शतमान सिक्के, पण सिक्के, पुराण सिक्के, इन सब नामों से भी जाना जाता है। तो ये हमारी आरंभिक जानकारी हो गई आहत सिक्कों के बारे में। अब देखें भारतीय इतिहास में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें, कुछ विशेष डिस्कशन जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं धातु के हिसाब से। चांदी के सिक्के यदि आपको देखने हैं तो भैया आहत हो गए। आहत का मतलब कौन से सिक्के हैं? ये पंचमार्क सिक्के हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी? सोने की। सोने के सिक्कों के बारे में देखिए क्या क्या बात हमें जाननी है। एक तो ये जानना है कि सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने चलाए, जिनको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, इंडो ग्रीक क्या होता है? भारत पर यूनानियों के आक्रमण हुए और जब यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत में ही अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया तो वो शासक इंडो ग्रीक कहलाने लग गए, हिंद यवन शासक कहलाने लग गए, और इनके द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए, ठीक है। यही मैं बातचीत को आगे बढ़ा दूं और ये कह दूं कि सोने के सिक्कों के साथ अभिलेख युक्त सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभिलेख का मतलब उन सिक्कों के ऊपर आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, आपने कुछ ऐसा लेखन शुरू कर दिया जो बाद में जानकारियों का स्रोत हो जाएगा। तो अभिलेख युक्त सिक्के सोने के ये भी किसने शुरू किए? तो हिंद यवन शासकों ने। फिर यहीं एक और प्रश्न निकल कर आता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? क्योंकि सोना अधिक मूल्य की धातु है तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों की बात की जाएगी तो आपको कुषाण शासकों का नाम ध्यान रखना है। इनके सिक्के 124 ग्रेन के प्राप्त हुए हैं। शुद्ध सोने के सिक्कों की प्राप्ति किस राजवंश से प्राप्त होती है? कुषाणों से, जिसे यूची भी कहा जाता है, और कनिष्क इसके प्रमुख शासक रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना सबसे शुद्ध सोने के सिक्के 124 ग्रेन के हमें प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से? कुषाणों से प्राप्त हो रहे हैं। फिर यहीं एक और प्रश्न हमारा बन जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल किस काल के हैं? सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के हैं, और बहुत सारे कारणों में एक कारण इसीलिए है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हालांकि वहाँ पर कला, संस्कृति, साहित्य, बहुत सारे योगदान की वजह से स्वर्ण काल कहते हैं, परंतु फिर भी सोने के सिक्कों का भी एक मैटर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल के प्राप्त हुए हैं? तो गुप्त काल के प्राप्त हुए हैं। तो ये जानकारी भी आपको समाहित कर लेनी है। और कुषाणों के सिक्के 1, 2 का 4 याद रखना है आपको। 124 ग्रेन के थे, कभी पूछ सकता है डेप्थ एग्जाम में। इसके बाद बात कर लेते हैं तांबे के सिक्कों की। तांबे के सिक्कों की बात करें तो हमें केवल यहाँ पर तांबे के सिक्के, क्योंकि आहत सिक्कों में भी शामिल हो जाते हैं तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, परंतु तांबे के सिक्कों की सर्वाधिक संख्या हमसे पूछी जाती है। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस वंश ने चलाए? तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर कुषाण वंश। सबसे शुद्ध सोने के चलाए और सबसे ज़्यादा तांबे के चलाए, ये कुषाणों की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और धातु की बात कर लेते हैं, निकल की बात कर लेते हैं। निकल के सिक्के जो हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं, और इनका भी शुरुआत हिंद यवन या हिंद यूनानी शासकों से माना जाता है। और यहाँ पर आपको 2 शासकों के नाम ध्यान रखने हैं, अगाथोक्लीज। एक तो अगाथोक्लीज को माना जाता है और पेंटालियान को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। निकल के सिक्के भी हिंद यवन शासकों की देन है, और अगाथोक्लीज और पेंटालियान इन्होंने जारी किए। और सीसे और पोटीन के सिक्कों के बारे में जब बात की जाती है तो यहाँ पर भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश प्रकाश में आता है, और वो था सातवाहन वंश, जिसे आंध्र भृत्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सीसे और पोटीन के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध राजवंश रहा है।
तो धातु के हिसाब से हमने सिक्कों को डिस्कस कर लिया है। चांदी के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। सोने के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने अभिलेख युक्त भी किए। सबसे शुद्ध कुषाणों ने, सबसे ज़्यादा गुप्त काल में। तांबे के सबसे ज़्यादा कुषाणों ने। निकल के हिंदी यवन और सीसे पोटीन के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है हमारा सातवाहन राजवंश। चलिए, तो मुझे लगता है ये जानकारी भी हमारे लिए पर्याप्त हो गई होगी। मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए हम भारत में आक्रमण करने वाली 4 प्रमुख राजवंशों को क्रमशः लेकर चले जाते हैं और उनके सिक्कों की विशेषताओं को यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आ जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंडो ग्रीक, हिंदी यवन, इनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। फिर हम शक के बारे में कुछ बात करेंगे। फिर हम कुषाणों के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बहुत संक्षेप में बात करेंगे हम हूणों के बारे में। सॉरी, हिंदी यवन शासकों के सिक्कों की बात को पहले डिस्कशन में लेकर जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दिया गया कि सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने निर्गत किए। तो किन्होंने निर्गत किए हैं? हिंदी यवन शासकों ने किए हैं, एक बात। फिर उसके बाद दूसरा, अभिलेख युक्त सिक्के, ये भी इन्हीं की देन है। भारतीय इतिहास में सबसे पहले अभिलेख युक्त सिक्के किसने चलाए? तो हिंदी यूनानी शासकों ने चलाए। आपने नाम सुना होगा डेमेट्रियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, डेमेट्रियस सेकंड, इस तरह के नाम रहे हैं शासकों के मुख्य रूप से। और शासकों की आकृति या शासकों का चित्रांकन सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी यवन शासकों के जो सिक्के हैं वहीं से हमें पहली बार शासकों का चित्रांकन भी प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपसे एक आ जाए द्विलिपीय या द्विभाषिक सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो आपको ध्यान रखना है हिंदी यवन शासकों ने ही चलाए हैं और इसी वजह से हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अभिलेख या सिक्के जो इस तरह के होते हैं जिन पे 2 भाषा या 2 लिपियां होती हैं, उनको पढ़ना बहुत आसान रहता है और उससे क्या है कि नई लिपियों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अगर कोई हिडन रहती है लिपि तो वो भी निकल कर आ जाती है हमारे सामने। तो द्विलिपीय या द्विभाषिक सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो हिंदी यवन शासकों ने चलाए और इसका श्रेय दिया जाता है डेमेट्रियस सेकंड को। डेमेट्रियस सेकंड शासक हुए हैं और सेकंड से ही आपको ध्यान रखना है कि सेकंड ने क्या किया है? द्विलिपीय या द्विलिपीय और द्विभाषिक सिक्के प्रचलन में लेकर आए। तो हिंदी यवन शासकों के सिक्कों की हमने कौन कौन सी बातचीत की? सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए, अभिलेख युक्त सिक्के इन्होंने पहली बार चलाए, उस पर शासक का चित्रांकन भी सबसे पहले कर दिया और 2 भाषाओं और 2 लिपियों का प्रयोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें तो एक फेमस सा है कि अगाथोक्लीज, जिसका नाम अभी पढ़ा हमने निकल के सिक्कों में। अगाथोक्लीज के जो सिक्के हैं उन पर आपको भारतीय देवताओं के चित्र मिल जाएंगे, वासुदेव और संकर्षण, इस तरह का उल्लेख आपको सिक्कों पर यदि देखना है वासुदेव और संकर्षण का, तो वो आपको किसके सिक्कों से मिल जाता है? अगाथोक्लीज से मिल जाता है, जिन्होंने सबसे पहले निकल के सिक्के भी चलाए थे। और ये भी आपको ध्यान रखना है हिंदी यवन शासकों की एक मुख्य विशेषता है। इसके अलावा मेनांडर का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना हो। मेनांडर के जो सिक्के हैं उन पर धर्म चक्र, एक चक्र मिलता है, उलूक मिलता है, चक्र मिलता है और जो ये चक्र है इसे धर्म चक्र स्वीकार किया जाता है। आप लोगों ने बौद्ध धर्म कभी पढ़ा होगा तो बौद्ध धर्म के अंदर डिस्कशन में आता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध चक्र जिसे धर्म चक्र कहा जाता है वो माना जाता है। और मेनांडर बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति है। आपने मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक संभवतः पढ़ी हो या नाम सुना हो, मिलिंद पन्हो।
और इसके अंदर बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के मध्य का डिस्कशन मिलता है। तो मेनांडर जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनके सिक्कों पर चक्र मिलता है जिसे इतिहासकार धर्म चक्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये भी डिस्कशन में आपको रखना है कि धर्म चक्र युक्त सिक्के किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो किसके प्राप्त हुए, मेनांडर के प्राप्त हुए हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं हिंदी यवन सिक्कों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे विषय लेकर चलने हैं, इससे कम आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं हम शकों के बारे में। आपको बताएं शक जो हैं वो हिंदी यवन शासकों के बाद भारत में स्थापित हुए। कई शाखाएं थी इनकी, नासिक, उज्जैन, बहुत सारी बातचीत की जाती है इस पे तक्षशिला में। और शकों ने क्या किया कि संवत या तिथि युक्त सिक्के चला दिए। संवत या तिथि युक्त सिक्कों की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, शकों को दिया जाता है और पश्चिमी शकों को दिया जाता है। ठीक है, और यहीं पर एक और बात को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आपने रुद्रदामन का नाम सुना होगा, शक शासक रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन झील के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, अशोक ने जिसका जीर्णोद्धार कराया और फिर रुद्रदामन ने भी जीर्णोद्धार कराया था। तो गुजरात क्षेत्र में इनका शासन था और इन्होंने संस्कृत भाषा में सबसे पहले अभिलेख वाले सिक्के जारी किए। यहीं पर मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्कशन लेकर बता दूं कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख स्वीकार किया जाता है। तो संस्कृत का पहला अभिलेख भी रुद्रदामन का है और संस्कृत का प्रथम सिक्का भी, ये भी किसका है, ये रुद्रदामन का है। तो दोनों बातें बहुत अटैचमेंट में आ जाएंगी, अभिलेख भी और सिक्के भी। किसने शुरू किए, संस्कृत भाषा के, तो रुद्रदामन ने किए। तो ये शकों के बारे में आपको ये दो महत्वपूर्ण बातें निश्चित रूप से जान लेनी है। हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। इन्होंने 3 लिपि वाले सिक्के भी चलाए हैं शकों ने। त्रिलिपीय सिक्के कहीं पूछ ले आपसे तो आप इसमें बता दें कि त्रिलिपीय सिक्के ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, इन सब के त्रिलिपीय सिक्के भी इन्होंने चलाए हैं, शकों ने चलाए। ठीक है, तो शक संवत आपको ऐसे याद रखना, शक संवत, इसका मतलब शकों ने संवत या तिथि युक्त सिक्के चलाए हैं, जहाँ शासक का जो चित्र होगा उसके पीछे की तरफ तिथि अंकित होगी। और रुद्रदामन का संस्कृत अभिलेख और संस्कृत सिक्के दोनों ध्यान रखने हैं आपको। और त्रिलिपीय, 3 लिपि में 3 भाषाओं में पहली बार सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ, अंकित हुआ, तो वो भी किसके समय में, शकों के समय में हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाण चाइना क्षेत्र से आई हुई यूची जाति या जनजाति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जिसके एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं कनिष्क। कुषाणों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। कौन सा, एक तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके हैं, तो कुषाणों के हैं। मैंने बताया आपको 1 2 का 4 है, मतलब 124 ग्रेन के सिक्के हैं। सेकंड आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के, तांबे के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, तो ये भी कुषाणों की देन है। इसके अलावा क्या डिस्कशन कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है विम कड़फिसेस इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है और विम कड़फिसेस से ही ये माना जाता है कि सोने के सिक्कों की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हुई है। एक जिसको कहते हैं ना, एक रेगुलर तरीके से, एक स्थायी तरीके से लगातार सिक्के निर्गत करने का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो विम कड़फिसेस को दिया जाता है। हालांकि शुरुआत किसने की, हिंदी यूनानी शासकों ने, परंतु उनके सिक्के कंटिन्यू नहीं मिलते हैं आपको। यहाँ पर आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी स्वर्ण सिक्कों की, जिसको चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, विम कड़फिसेस को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कनिष्क के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं और हुविष्क के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कनिष्क के सिक्कों और हुविष्क के सिक्कों में क्या विशेषताएं मिलती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको ध्यान रखना है कनिष्क के जो सिक्के हैं उन पर एक और कनिष्क का
ऐसा चित्र है जो कहीं यूनानी परंपरा से बड़ा प्रभावित दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने लंबा सा चोगा पहना हुआ है, लंबा पजामा सा, है ना, और बड़ी भव्यता दिखाई देती है वहाँ पर। और आपको पता है कि गांधार शैली में इस तरह की मूर्तियाँ भी बनी हैं बाद में, तो इनके समय से शुरू होकर बाद तक बनी है। तो कनिष्क के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, यहाँ पर 3 देवताओं का मुख्य रूप से चित्रांकन उल्लेख प्राप्त होता है। और वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो बुद्ध हैं, इससे याद भी हो जाएगा आपको कि कनिष्क किस धर्म को मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसके अलावा यहाँ पर आपको शिव प्राप्त हो जाएंगे। कनिष्क के सिक्कों पर किस किस का चित्रांकन मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो बुद्ध का मिलता है, एक शिव का मिलता है और एक यूनानी देवताओं का मिलता है। ठीक है, और यहीं हम तुलना कर लेते हैं हुविश्क से। तो आपको ध्यान रखना है, हुविश्क के जो सिक्के हैं वहाँ पर आपको बुद्ध मिलेंगे, वहाँ पर आपको शिव मिलेंगे और यहाँ पर आपको कार्तिकेय मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। शिव और कार्तिकेय का चित्रांकन आपको कहाँ से मिलता है, तो किसके सिक्कों से मिलता है, हुविश्क के सिक्कों से मिलता है। तो कनिष्क और हुविश्क के सिक्के बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंपेयर कर लेना है। दोनों बुद्ध, दोनों में शिव, परंतु यहाँ यूनानी और यहाँ पर कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के चित्रांकन वाले सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, कुषाण वंश के शासक हुविश्क को दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर एक और बात कर लें कि कुषाण काल के जो सिक्के हैं उन्हें दीनार कहा जाता है। सोने के जो सिक्के हैं ना, ये पूछा जाता है हमसे, दीनार कहा जाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, तो दीनार। और यहाँ आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, हिंद यवन जो सिक्के थे ना, वहाँ पर जो सोने के सिक्के हमें प्राप्त हुए, इनको स्टेटर कहा गया। और जो चांदी के सिक्के हिंद यवन में प्राप्त हुए उन्हें द्रह्म कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब बात चल गई है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुषाण काल के सोने के सिक्के दीनार कहलाते हैं, जो गुप्त काल में भी दीनार कहलाएंगे। और यहाँ पर सोने के, हिंद यवन शासकों के सोने के सिक्के स्टेटर और चांदी के सिक्के द्रह्म कहलाते थे। ठीक है, अब हमारे पास चौथा आक्रमणकारी बच गया। वैसे आपको एक क्रम से ही मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। इतिहास में कई बार इनका क्रम भी तय कराया गया है, पहले हिंद यवन, फिर उसके बाद शक, फिर कुषाण और फिर हूण। हूणों के जो सिक्के हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या शासक जिसका हम नाम लेते हैं वो है मिहिर कुल। और इन मिहिर कुल का संबंध शैव से है, और शैव की वजह से यहाँ पर जो शिव के वाहन है नंदी, उसका उल्लेख या उनका उल्लेख हमें यहाँ पर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो हूणों के सिक्के जो हैं उनमें नंदी का उल्लेख हमें मुख्य रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये सारी जानकारी हमको समाहित कर लेनी है सिक्कों के बारे में। जो 4 आक्रमणकारी राजवंश हमें यहाँ देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं हिंद यवन में से, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर लेंगे। अब थोड़ी सी बातचीत और, बिल्कुल अंतिम दौर में आज की क्लास में। इस दौर में जब ये विदेशी आक्रमणकारी अपने आप को स्थापित करते हुए भारत में विभिन्न प्रकार के सिक्के चला रहे थे, उस दौर में कुछ गणराज्य और जनपद भी भारत में स्थित थे। और मैं 4 गणराज्यों के सिक्कों के बारे में एक एक लाइन को यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जहाँ से सवाल हमसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो योद्धेय, एक कौशाम्बी, योद्धेय है, दूसरा कौशाम्बी है, तीसरा पांचाल है और चौथा औदुंबर है। इन चारों पर एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं हम। ये जनपद या गणराज्य हैं जहाँ से भी सिक्के निर्गत हुए हैं। तो योद्धेय जो जनपद था, इनके सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इनके सिक्कों में कार्तिकेय का चित्रण मुख्य रूप से हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कौन से गणराज्य के सिक्कों पर या कौन से जनपद के सिक्कों पर हमें कार्तिकेय का चित्रण मुख्य रूप से मिलता है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, योद्धेय होगा।
सेकंड कौशाम्बी, तो यहाँ तो अम्बी है मतलब माता है, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मी के चित्रांकन युक्त आरंभिक सिक्के किस जनपद में चलाए गए, तो कौशाम्बी में चलाए गए। कौशाम्बी, अम्बी ध्यान रखना है आपको, माता है, अम्बा है, तो ये लक्ष्मी के चित्रांकन वाले सिक्के हैं। कुरु पांचाल क्षेत्र की बात करें, पांचाल जनपद की यदि हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर शिवलिंग, शिव और इंद्र, इनके चित्रांकन युक्त सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, योद्धे में कार्तिकेय, कौशाम्बी में लक्ष्मी और पांचाल में शिवलिंग, शिव और इंद्र के चित्रांकन वाले सिक्के आपको मिल जाने हैं। और औदुंबर जो गणराज्य था, वहाँ के सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि राजा के साथ ही वहाँ पर जन या जनपद का नाम भी प्राप्त होता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि राजा के साथ ही किसका, जन का मतलब कबीले का, जिसका हम डिस्कशन बहुत सारा कर चुके हैं वैदिक सभ्यता में, ये भी आपको एक साथ मिल जाएगा। कहाँ पर, औदुंबर में। तो ये चार भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये थे भारत के प्रारंभिक सिक्के। और प्रारंभिक सिक्कों से यदि हम और प्रश्न बनाने की कोशिश करें तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये बहुत पूछा गया है कि योद्धे के जो सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में हमको मिले हैं, तो ये सोनीपत से प्राप्त हुए मुख्य रूप से। सोनीपत हरियाणा, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं योद्धे जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये भी हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए फिर बाकी बातचीत अगली क्लास में, क्योंकि हमें मौर्य काल के सिक्के पढ़ने हैं, गुप्त काल, सातवाहन, बहुत सारा डिस्कशन अभी बाकी रह गया प्राचीन भारत को लेकर। पर ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप बड़ा मिक्सअप हो जाता है और काफ़ी लोग इसको ऐसे स्किप कर देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो आपको इसको अटेंशन से पढ़ना है, इस क्लास को दोबारा आप इस वीडियो को देखें और आपको निश्चित रूप से एक क्रमबद्धता, एक निश्चितता देखने को मिलेगी और आप इसको आत्मसात करें और लाभ उठाएं। चलिए जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से और जानते रहिए इतिहास के अनछुए पहलुओं को। धन्यवाद।